पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, आबनाए हॉर्मुज़ के वाक़यात वाज़ेह करते हैं किसी सियासी बहरान का फौजी हल मुमकिन नहीं। अमेरिका किसी के कहने पर दोबारा दलदल में न फंसे। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब इमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। गुफ्तगू में कहा, ईरान ने अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अमेरिका की फौजी तैयारी जारी है। हमारे दुनिया भर में अड्डे हैं, सब साजो सामान से लेस। जरूरत पड़ी तो हम तमाम सामान को इस्तेमाल जरूर करेंगे। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान मुंतकिल किए गए ईरानी जहाज के अमले के 15 अरकान को ईरान के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान के ईरानी जहाज और अमले की वतन वापसी में सहूलत फराहम। जहाज को भी मुरम्मत के बाद पाकिस्तान की समंदरी हदूद से वापस ईरान के हवाले किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि इक़दाम खित्ते में एतमाद साजी के लिए अहम पेशरफ्त है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए जारी सालिसी कोशिशों को जारी रखेगा। हम मकालमे और सफारतकारी को फरोग देने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। गर्म हवाएं, लू के थपेड़े और आग बरसाता सूरज। कल पारा 44.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। महसूस 50 डिग्री किया गया। साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। दादू और नवाबशाह में 47 डिग्री, हैदराबाद में 46, मिठी में 45, सखर में 44 और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं, गरज चमक, मूसलाधार बारिश और जालाबारी ने मौसम का नक्शा बदल दिया। झेलम और गिरदे नवाब में शदीद बारिश और जालाबारी के बायस मौसम खुशगवार। बांग्लादेश से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड ढाका पहुंच गया। ओपनर शान मसूद सीरीज में पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे। मेजबान साइड से टकराने के लिए पाकिस्तान टीम अपनी तैयारियों का आगाज कर चुकी है। ग्रीन कैप्स और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 8 मई से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 16 मई से सहेलेज में खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। वैसे अच्छा रहना बड़ा मुश्किल काम है, जितनी गर्मी हो गई है। और कल तो हमने देखा कि जिस तरह से लू थी और लू के थपेड़े थे और कराची वाले थे, और सिर्फ कराची वाले नहीं थे, मुल्क के बेशतर इलाकों में हम गर्मी देख रहे हैं। बहरहाल लाहौर में कल ज़रूर जो है ना बारिश हुई और वहाँ का मौसम खुशगवार हो गया। कराची वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि कराची में बादल कब बरसेंगे और ये टेम्परेचर इसी तरह से रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मई आसान नहीं होगा कराची वालों के लिए। एब्सोल्युटली, कल का दिन तो बहुत ही गर्म था और आगे आने वाले दिन भी गर्म रहेंगे। कल का दिन तो गर्मी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। साल का गर्म तरीन अब तक का दिन रिकॉर्ड किया गया है। और कराची की बात की जाए तो यहाँ पारा 44.1 डिग्री तक जा पहुँचा था और महसूस तो 50 डिग्री तक किया गया था। मुल्क भर में गर्मी ने अपने तेवर मजीद सख्त कर लिए हैं और महकमा मौसमियात ने बेशतर इलाकों में शदीद गर्म और खुश्क मौसम की पेशगोई की है। जबकि जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में हीट वेव जैसी सूरत हाल रहेगी तो तमाम तरह अफराद से हमारी दस्त बदस्त गुजारिश ये है कि जो गैर ज़रूरी तौर पर एक तो ना निकलें और जिनको काम के लिए निकलना है वो अपना भरपूर ख्याल रखें, पानी की बोतल लाजमी साथ रखें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। और बच्चे जो हैं वो घरों में ही कोशिश करें कि खेलें, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि बच्चों की अब नई क्लासेस शुरू हो गई हैं। आगे जून जुलाई की छुट्टियाँ आने वाली है। टेक केयर दिस वेदर, आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। मौसम की बात तो हो ही गई है, आगे चलते हैं, कुछ खेलों का जिक्र भी कर लेते हैं। हमारी टीम जो है PSL इख्तिताम करने के बाद अब पहुंची है ढाका, क्योंकि ढाका से है हमारी 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ और शान मसूद की क़यादत में टीम अपने पहले मैच का आगाज़ करेगी 8 से। और देखना यह है कि कैसा तगड़ा मुकाबला दे सकती है अंडर द कैप्टनसी ऑफ शान मसूद पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश को। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ये 2 पॉइंट्स जो है पहले टेस्ट के बड़े अहमियत के हामिल हैं और हमें देखना ये है कि अब चूँकि PSL ख़त्म हो चुका है और सबने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। देयर इज़ अ लॉट मोर टू डिस्कस एंड अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट द टेस्ट टीम। सरफराज एक नया असाइनमेंट के साथ होंगे इस टीम के साथ, तो इस पे क्या एक्सपेक्टेशन है, इस पे तो बात करेंगे। लेट्स नाउ मूविंग ऑन टू आवर टॉप स्टोरी, और वो ये कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है मशरिक़ वस्ता की कि मिसाइल फायर किए गए हैं। कल ही UAE ने इसका अलर्ट जारी कर दिया था कि मिसाइल फायर हो सकते हैं और मिसाइल भी फायर हुए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अल जज़ीरा इज राइट नाउ रिपोर्टिंग
कि ईरान ने किसी भी तरह के मिसाइल्स फायर करने को जो है वो नेगेट किया है, और ईरान ने कहा है कि हमारी हदूद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि यूएई कह रहा है कि हम पे हमले हुए हैं, ये मिसाइल से हमले हुए हैं और हमने उसको इंटरसेप्ट किया है। बिल्कुल, ईरान की जानिब से मुत्तहदा अरब अमीरात पर ताज़ा मिसाइल जो हमले किए गए, जैसे फैसल बता रहे हैं, और फुजैरा में तेल तनसीबात पर ड्रोन हमले से आग भी लगी है। अब मुज़ाकरात की बातें एक तरफ की जा रही हैं, दूसरी जानिब ये हमले भी जारी हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि हालिया हमलों के बाद क्या ये बहरान मज़ीद बड़े जोग्राफियाई सियासी तसादुम है उसकी तरफ हमें लेकर चला जाएगा? और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अटैक्स के लिए कहा गया है कि ईरान अगर ये चाहता है कि उसे सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाए तो वो किसी भी किस्म के अटैक्स लेकर आगे बढ़े। अब ऐसे में क्या सूरत हाल मज़ीद वॉर की बन सकती है, ये हम जानेंगे। माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफ़र हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इससे पहले मैं ये जो मुत्तहदा अरब इमारात वाली जो सूरत हाल बनी है, अब्बास अराक़ची के जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है अभी अपने एक्स पे, उससे मैं आगाज़ करना चाहूँगा अपनी गुफ्तगू का। और उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम लिया है और उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ ये अब मीडिएशन जारी है। मंसूर साहब, वो लोग जो ये समझ रहे थे कि इस्लामाबाद टॉक्स के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया है, फेल हो गया है, डीरेल हो गया है, तो इस ट्वीट से हम तो अखज़ कर सकते हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी का जो एक चैनल है वो अभी भी जारी है, चाहे वो जो अभी जो इरानियंस की जो वापसी हुई है सीमेन की, वो भी पाकिस्तान के थ्रू हुई है। सो पाकिस्तान इज स्टिल प्लेइंग इट्स पार्ट। मंसूर जाफर साहब जी, इसमें कोई शक नहीं, खास तौर पे जो ईरानी फंसे हुए थे वहां पे, तो उसका जहाज का अमला, उसकी जरिए पाकिस्तान वापसी जो है वो मैं समझता हूँ एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। खासतौर पे पाकिस्तान की इस डिप्लोमेटिक एफर्ट को रीइंफोर्स करने की जरूरत महसूस की गई। अगर अमेरिका चाहता तो उनको ओमान के जरिए भी वापस भेजा जा सकता था, उनको किसी और मुल्क के जरिए भी भेजा जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल करने का मकसद यही था कि पाकिस्तान की जो एक डिप्लोमेटिक पोजीशन है उसको एक लिहाज से रीइंफोर्स किया जाए, रीअसर्टेन किया जाए, और इस प्रोसेस को जिंदा रखने के हवाले से मैं समझता हूँ एक लेटेस्ट मूव अमेरिका की तरफ से की गई, और ये कॉशियसली की गई, ये कोई अलर्ट अप या ऐसी बगैर किसी सोच के नहीं थी। और इसी हवाले से जो अराक़ची साहब का कहना है वो भी यकीनन इसी बात की निशानदेही करता है कि बैक एंड डिप्लोमेसी जो है वो जारी है। और रिसेंटली अभी जो ईरान की तजावीज़ थी, 14 नुकात पेश किए थे उन्होंने, वो अमेरिका तक पहुंचे थे, और उसके जवाब में अमेरिका का जवाब भी इस वक्त पाकिस्तान के जरिए ईरान को मौसूल हो चुका है। लेकिन ईरान अभी फॉर रीजन उस पर अपना रद्द-ए-अमल नहीं जाहिर कर रहा है, लेकिन उसको वो स्टडी कर रहे हैं ताकि उस पर एक अपना थॉरो रद्द-ए-अमल जो है वो शेयर किया जाए, और उसके बाद यकीनन एक डिबेट इनिशिएट होगी, और ख़ासतौर पे वो इम्कानात कि जो राउंड 20 के हवाले से इस वक्त उम्मीदें लगाई बैठी है दुनिया कि उसका आगाज़ होगा। लेकिन उससे पहले मैं समझ रहा हूँ कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर है उसको इस वक्त बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही है, बिलखुसूस आबनाए हुर्मुज़ की खोलने के हवाले से और इसी तरीके से ब्लॉकेड के खात्मे के हवाले से। इस वक्त बहुत सारी दुनिया का मुतालबा यही है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोला जाए, और उसके साथ साथ अमेरिकी ब्लॉकेड जो है वो भी ख़त्म किया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त इसे अपनी थोड़ी ज़ाती अना का मसला बनाए बैठे हैं। ईरान ने तो ये भी पेशकश की है कि अगर आप इसे साइमल्टेनियसली खोलना चाहते हैं तो ग्रेजुअली खोल दीजिए, कुछ जगहों से आप अपनी ब्लॉकेट खत्म कीजिए, कुछ सिलेक्टेड जो है लोगों को हम गुजरने की इजाज़त देंगे। अभी रिसेंटली ईरान ने जो एक एक्टिविटी की है उसमें आपने नोट किया होगा कि उन्होंने फुजैरा की साइड से एक स्ट्रेट लाइन खींच के समंदर के अंदर और इसी तरीके से अपने आबनाए हुर्मुज़ की तरफ एक नया मैप जारी किया है, और उसे उन्होंने एक एक्टिव वॉर जोन करार दिया है। और खासतौर पे ये इकदाम पासदारान इनकलाब के नक्शे वाला उस रद्द-ए-अमल में आया है कि जब अमेरिका ने ऐलान किया कि वो एक सेफ पैसेज देने वाले हैं, एक ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च करने वाले हैं कि जिसमें जो फंसे हुए जहाज हैं उनको अमेरिकी एक लिहाज से मदद और ताउन से जो है स्ट्रेट और होमर से गुजारा जाएगा ताकि वो अपनी अपनी मंजिलों पर रवाना हो सके। लेकिन आपने देखा कि ये ऑपरेशन वो फॉर रीजन शुरू नहीं कर सके, क्योंकि इसके ऐलान के साथ ही ईरान की तरफ से कुछ ऐसे मिसाइल दागे गए, कुछ ऐसे टॉर्पीडो कुछ दागे गए कि जिसके नतीजे में जो उनका जहाज था, जो डिस्ट्रॉयर था, वो वापस चला गया, वो उस रीजन की तरफ मूव नहीं किया उसने।
तो मंसूर साहब इससे इससे क्या समझा जाए? देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स अबाउट इट। वन पर्सपेक्टिव ये है कि जी अगर ईरान इस तरह से मिसाइल्स दागता है यूएई की तरफ तो इससे जो सीज फायर का अमल है वो भी सैबोटाज हो सकता है। दूसरा पर्सपेक्टिव आपने जो अभी दिया कि भाई चूंकि आपने वहाँ से अपने शिप्स को आगे बढ़ाया, दूसरा रास्ता क्रिएट करने की कोशिश की, इसलिए ईरान वुड नेवर अलाउ इट। तो इससे क्या हो सकता है, यानी क्या चीज़ें मजीद इससे ख़राब होने की तरफ जा सकती हैं? देखिए, इस वक्त जो ईरान पर एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, अगरचे इसमें यूएई ने भी बराह रास्त ईरान पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया। उन्होंने जो, अगर आप उनका जो वज़ारत दिफ़ा का ट्वीट देखें तो उन्होंने यही ज़ाहिर किया कि जैसे कोई फ़ज़ा में कोई ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंटरसेप्ट किए गए, उन्हें मिसाइल का नाम दें, जो भी दें। लेकिन उसमें ईरान ने तो कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया है रात ही कि हमने ना तो हमारा कोई इरादा है यूएई को निशाने पे रखने का और ना ही हमने ये कार्रवाई की है। क्योंकि आपके इल्म में है कि खित्ते में एक स्पॉइलर मौजूद है जिसका नाम इसराइल है। वो इस पूरे सिस्टम को डीरेल करने के लिए कोई भी एक्टिविटी जो है बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जो है वो कर सकता है, और उसने माजी में भी किया है और आइंदा भी इसको, क्योंकि अब अमेरिका की तरफ से इस जंगबंदी के हवाले से जो एक हतमी ऐलान था वो एक इनडायरेक्ट तरीके से अब जो अमेरिकन जो व्हाइट हाउस है उन्होंने कांग्रेस के अंदर एक रिपोर्ट जमा कराई है कि जी हमारी ये जो जंग है ये टर्मिनेट हो गई है। खात्मे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं है, टर्मिनेट हो गई है। इससे यही इंदिया लिया जा रहा है कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पे एक चैलेंज दरपेश था। वो 60 दिन का जो मोरेटोरियम उनके पास अवेलेबल था वो खत्म हो गया था गुज़िश्ता जुमे को, तो अब उन्हें वहां से फर्दर उसकी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं रही। और जाहिर है वो उसी सूरत में होगी कि जब वो एक जंग के खात्मे का या टर्मिनेशन का ऐलान करें। तो अब वहां पर तो वो ये बात सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन उसको फॉर्मली अपनी फौजों को अपने पीस मिशन पोजीशंस पे वापस ले जाना और इस इलाके को खाली करना, ये अभी उनकी तरफ से ऐलान नहीं हुआ। और दूसरा उनका जो दौरा चीन है वो भी आपके इल्म में सर पर है, और वो वहां पे एक लूजर के तौर पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां तो फिर उनके लिए एक लिहाज से बड़ी मुश्किल डिप्लोमेसी होगी और वो कोई अपना बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक वेट वहां महसूस नहीं करा सकेंगे। खासतौर पे उन्होंने जिस अंदाज से चीन पर टैरिफ और इस नौयत की पाबंदियां लगा रखी हैं, और चीन का मौक़िफ़ भी आपके सामने है कि चीन इस वक्त खुलकर जो है वो ईरान की सपोर्ट में मौजूद है। डिप्लोमेटिकली भी उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो करारदाद वीटो की थी रूस के साथ मिलके, वो इस बात का बरमला इजहार थी। फिर इसी तरीके से अब खित्ते में एक नया कंपटीटर भी ईरान का पैदा होता जा रहा है, वो है मुत्तहिदा अरब अमारात, क्योंकि उन्होंने ओपेक से अलहदगी के बाद अपने आप को एक लिहाज से एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर जो है खित्ते का वो साबित करना है, लेकिन उसके लिए वो एक बड़ी मंडी दरकार है। और इस वक्त उनका जो आइडिया है, जो मतमा नजर है, वो भारत के साथ मिलकर इस पोजीशन को एंजॉय करना चाहते हैं। अब यही वजह है। बिल्कुल ठीक है मंसूर साहब, आपका ये पॉइंट आया। अब मैं ज़रा एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ रुख मोड़ूंगा गुफ्तगू का। अब्बास अरागची साहब जो अंग्रेज़ी में फरमाते हैं, एस टॉक्स आर मेकिंग प्रोग्रेस विद पाकिस्तान ग्रेशियस एफर्ट्स, यानी कि इस तमाम तर मामले में पाकिस्तान अभी भी अपनी पूरी कोशिश रखे हुए है इन बातचीत को आगे बढ़ाने में। साथ उन्होंने इस चीज़ का भी तस्करा किया कि अमेरिका अलॉन्ग विथ यूएई शुड बी वेरी कि वो दोबारा से उस दलदल में ना घसीटे जाएं। क्या कुछ ये पता चल सकता है कि किस लेवल पे ये टॉक्स हो रही हैं, और वो जो नुकात थे क्या उन्हीं नुकात पे बातचीत चल रही है, या पाकिस्तान एक मिडल मैन का किरदार अदा कर रहा है कि वहाँ से जो मैसेजिंग आती है वो आगे भेज देता है और वहाँ यूएसएस जो आज वो आगे भेज देता है? क्योंकि मिडल मैन वाला किरदार तो ट्रंप ने भी कह दिया था कि अगर बात करनी ईरान को तो हमसे फ़ोन पर बात कर लिया करें। तो क्या रोल हम प्ले कर रहे हैं, किस लेवल की वो बात हो रही है, बात क्या हो रही है? देखिए जी, जो मिडल मैन का रोल पाकिस्तान अदा कर रहा है वो इस लिहाज से अहम है कि पाकिस्तान सिर्फ कोई एज ए पोस्ट ऑफिस काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान इसमें बहुत सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट भी करता है और एक लिहाज से फिजा बनाने की भी कोशिश करता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो फरमान अपनी जगह दुरुस्त है कि वो उनसे बराह रास्त टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन इसी अमेरिका के साथ ईरान के जो है पिछले 47-50 साल से कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है, बराह रास्त राब्ता तो दूर की बात है। तो लिहाजा एक जो अदम इत्मीनान है, जो अदम एतमाद है, ये उसी को कुशन करने के लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान का किरदार, और पाकिस्तान को इस लिहाज से एजाज़ हासिल है कि अमेरिका और ईरान दोनों यकसा तौर पे पाकिस्तान की इस पोजीशन को, इस रोल को जो है न सिर्फ वैल्यू करते हैं बल्कि इस पर अपने भरपूर एतमाद का भी इजहार करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो इस बात पर
एक से ज़ायद मर्तबा जो है वो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी किया है, यूलोजाइज़ भी किया है और इसी तरीके से जो ईरान है वो भी पाकिस्तान की इन एफर्ट्स को, जैसे अभी रिसेंट ट्वीट आपने ज़िक्र किया है राक़ची साहब की, कि वो इस एफर्ट को बड़ा ग्रेशियस करार दे रहे हैं, बड़ा एक सखावत पर हम अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर है अपनी कैपेसिटी से बढ़कर ये जो है बोझ या ये पत्थर जो है उन्होंने उठाया है। लेकिन इन फरीकैन के एतमाद और उसके बाद सबसे बढ़ के बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तरफ से जो एक एप्रिसिएशन पाकिस्तान के इस किरदार को मिली है, क्योंकि देखिए ये वो किरदार था जो माज़ी अक़वाम मुत्तहिदा अदा किया करता था और उसके साथ-साथ ये किरदार जिनेवा का इस्तेहकाक होता था, ये डेवोस का इस्तेहकाक होता था, ये स्विट्ज़रलैंड का इस्तेहकाक होता था। ऐसे मुज़ाकरात जो कैंप डेविड और नॉर्वे में हुआ करते थे। लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि ये इस वक़्त जो एज़ाज़ पाकिस्तान की कैपिटल को मिला है, ये एक हकीकी मानों में एक ज़िम्मेदारी भी है और एक ऑनर भी है और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि इस ज़िम्मेदारी को एक अमानत के तौर पे जो है वो जल्द अज़ जल्द इसके सही ट्रैक पर लाया जाए, ताकि फरीकैन आपस में एक जो राउंड 2-0 है उस पे एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क के तौर पर ज़रूर एग्री करें। क्योंकि देखिए इसकी जो निटी-ग्रिटी है उसमें कोई दिन नहीं लगने हैं, उसमें महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। लेकिन टू सेट द बॉल रोलिंग, अब आप देखेंगे न्यूक्स का इशू ओबामा साहब के दौर में 2.5 साल के अंदर वो हल हुआ था, उस पर टेक्निकल नेगोशिएशन और सारी चीज़ें। और इसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स किस्म की पाबंदियाँ ईरान पर आयद है, उसको बाज़ की कांग्रेस की रिक्वायरमेंट है, बाज़ की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, बाज़ यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने लगा रखी हैं, तो उसको भी और फिर ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से ईरान को जो बैंकिंग सिस्टम से डीलिंक किया गया है, उसको बहाल करना, ये तमाम वो मामलात हैं कि जो टाइम टेकिंग है और सब दोनों फ़रीकों को इस बात का अंदाज़ा है। लेकिन इस वक़्त जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में है, जिसकी तरफ मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में इशारा किया। आई एम श्योर ये सारे जितने भी मेजर्स हैं ये इकट्ठे नहीं लिए जा सकते, वन बाय वन रिजॉल्व होंगे एंड दैट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू। होपफुली हम आपसे दोबारा भी इस मामले पर बात करेंगे। हमें लेनी है एक ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बुनियान मरसूस, जिससे 1 साल मुकम्मल हो गया है, किस तरह से हमारी गयूर फौज ने धूल चटाई भारत को। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मार्का हक, बुनियानुल मरसूस का 1 साल मुकम्मल। हमारी बहादुर और गयूर पाक अफवाज के अज़्म हिम्मत की दास्तान। अफवाज ने दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम बनाया, मुंह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहा। दुश्मन के झूठे बयानिए के आगे पाक अफवाज के अज़्म हिम्मत को पूरी दुनिया मान गई। 6 और 7 मई को भारत ने अपनी बुज़दिलाना जहरियत का मुजाहरा करके बेगुनाह शहरियों को शहीद किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ किया और दुश्मन पर फतह हासिल की। इसी पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, एक तो पहला साल मुबारक हो। आज पूरा मुल्क बड़े फ़ख्र के साथ एनिवर्सरी मना रहा है बुनियानुल मरसूस की, मार्का हक की, और इस बात की भी कि जितनी बहादुरी के साथ हमारी अफवाज ने मुकाबला किया भारत का, उनके तमाम तर प्रोपेगेंडा को फेल किया, और उसके बाद जो हमारी डिप्लोमेसी थी वो आज दुनिया भर में मानी जा रही है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है और इसमें कौम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक भी है। अभी आई थिंक अगर वॉर का जो लास्ट ईयर एक छोटी सी जंग हुई थी, एनालिसिस किया जाए तो इसमें आई थिंक 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि क्या भारत दोबारा वेंचर कर सका, डिस्पाइट आपने देखा कि रोजाना ऑप संदूर 2 की बड़के मारते रहे, बट दे कुडंट मूव। इसका मतलब एक तो डिटरेंस ने काम किया है और अच्छी खासी बात की टुकाई। दूसरा, इंटरनेशनल मीडिया अगर अखबारात उठाने आप लास्ट ईयर के इसी टाइम के जो 5 और 10 मई के दरमियान का टाइम है, वो क्या कह रहे थे? आई थिंक इमीडिएटली देयर वाज एक्नॉलेजमेंट के पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने उनके न सिर्फ दांत खट्टे किए बल्कि हाईटेक वेपन गिराए। फिर ट्रंप साहब इसको एंडोर्स कर रहे हैं। अब कल तक तो आई थिंक 11 जहाज़ों की बात हो रही थी। और फिर आ जाता है कि जो फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है, जिसपे भारत में आज का सेमिनार हो रहे हैं, उसको मोज़ाइक वॉरफेयर कह रहे हैं। मतलब दे आर ट्राइंग टू लर्न इट नाउ। ये 2019 से 2019 से पाकिस्तान वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन। 2020 में इस पे सीरियसली काम शुरू हो गया था।
तो पाकिस्तान की मिलिट्री अलग फजल से इनसे कम से कम 5 से 10 साल आगे होती। वी आर नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट वॉर। इसमें एक नेट पे 1000 टारगेट्स की लिस्ट भी चल रही है, वो जरूर आप देखिएगा कि नेक्स्ट वॉर में विद इन 30 मिनट्स जो है भारत के ईस्टर्न सी बोर्ड से लेके और पाक भारत बॉर्डर तक हर चीज को एंगेज किया जाएगा। और ये मेरे ख्याल में उनको भी रियलाइज होना चाहिए। उनकी मिलिट्री कह चुकी है कि लास्ट टाइम पाकिस्तान ने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स एंगेज किए थे, गॉड फॉरबिड अगर वो इस तरफ आते हैं कमर्शियल टारगेट सिर्फ, तो क्या हशर होगा। तो आई एम श्योर भारत वाले भी अक्लमंद है। बाकी बढ़ के देखें, हम मारते रहेंगे, ये उनकी पुरानी आदत है। आपने बड़कों की बात की, अभी लेटेस्ट जयशंकर साहब पॉडकास्ट पे बैठे हुए थे एक, तो उसमें उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने फरमाया कि जो भी जहाज़ गिराए, मतलब कि उनके लिए जहाज़ जो भी हैं, अब खुद की शिकस्त जो है उनके लिए जो भी हो गई। एक तो चीज़ ये उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ चलिए कर लिया कि जहाज़ गिरे। दूसरा एतराफ़ इस चीज़ का किया कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान। उन्होंने पता नहीं क्या समझा हुआ था जो वो बयानियाँ बना रहे थे इतने सालों से कि जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, हम पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फला ढिमका जो बयानियाँ बनाते हैं, वो पाकिस्तान को अलूफ़ करने का, एलियनेट करने का बयानिया, तनहा करने का बयानिया, पाकिस्तान में टेरर कैंप्स पे जाके सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का बयानिया, अपने आप को इसराइल पाकिस्तान को गज़ा समझने की सोच, उसको अब मुकम्मल डेंट पड़ गया है सर, या फिर मज़ीद वो किसी शरारत के उसमें लगे रहते हैं मौके में? आई थिंक अगर तो उसको सीनियर एलिमेंट्स हैं तो दे विल अवॉइड इट बिकॉज दे कांट अफोर्ड इट। जो है उसमें अगर हॉट वॉर होती है तो उसमें पाकिस्तान के पास एक तो ऑप्शन बहुत है। फिर इंडिया बेसिकली आप कह सकते हैं टारगेट रिच कंट्री है। अभी सिर्फ मैं मेंशन कर दूं कि जो गुजरात स्टेट है साथ लगती है पाकिस्तान के, वहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं जो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। तो अगर ये कुछ 3-4 एक मिसाइल वहाँ ठोके तो मतलब अभी आप देख लें वहाँ पे कितना क्राइसिस हुआ हुआ है। एंड देन इट इज ऑल अलोंग। दूसरा ये है कि आई थिंक इसमें जो बाद में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिएक्ट किया उस पर जरूर देखें कि वाई सऊदी अरेबिया वेंट इनटू डिफेंस एग्रीमेंट विद पाकिस्तान। क्या मतलब उनको समझ नहीं थी कि क्या हुआ है मार्का हक में? साफ ज़ाहिर है उसके उसका रिएक्शन था, उसके समरात हैं। पाकिस्तान इज बीइंग टेकन एज अ नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर। तो 2025 हमारा मिलिट्री सक्सेस का साल था और अल्लाह फल से 2026 अभी डिप्लोमेटिक सक्सेस का साल है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की पजीराई हो रही है, फिर अभी खित्ते में यहाँ तुर्किया में स्पेशली बहुत ज़्यादा डिबेट है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और तुर्किया मिल के एक फ्रेमवर्क बनाए जिसमें सिक्योरिटी को देखा है। तो जस्ट इमेजिन कि ये चीज़ें जब आगे चलती हैं तो भारत की क्या औकात रह जाएगी। बाकी देखें उनका 2020 में चाइना ने ठुकाई की गलवान में, और मोदी साहब ने कहा जी ना कोई हमारी सीमा में घुसा है ना घुसा हुआ है। तो ये तो उनकी टोटल औकात है। जयशंकर साहब खुद कहते हैं जी कि आर यू मैड कि जी मैं एक एसिमेट्रिकली बड़ी पावर के साथ लड़ पड़ूं। तो ये टोटल ये औकात है। पाकिस्तान ने तो ये नहीं देखा एसिमेट्रिकली ये बड़ी इकनॉमी है, जो ज्योग्राफी है, डेमोग्राफी है, मिलिट्री पावर है। हम तो गले पड़ गए थे और फिर जाके तसल्ली कराई है। तो ये आई थिंक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विल ऑफ द पीपल एंड विल ऑफ पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप। और उसमें आई थिंक मिलिट्री लीडरशिप जो है वो मुबारकबाद की मुस्तक एयर चीफ हैं फील्ड मार्शल सयाद से मुनीर। हमारी नेवी वॉज रेडी, रॉकेट फोर्सेस कमांड अभी बन गई है जो बड़ा स्विफ्ट रिस्पांस देगी। और मैं बार बार उनको याद कराता हूँ कि पाकिस्तान से पंगा ना लें। राइट, लेंगे तो बहुत महंगा भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार हसन साहब आपके वक्त के लिए। आज पूरी कौम बुनियान मरसूम मुकम्मल होने पर एनिवर्सरी मना रही है और जब भी भारत इस किस्म की कोशिश करेगा, जितना नुकसान पहले हुआ था अब उससे ज़्यादा ही होगा, बिकॉज वी आर मोर देन एवर मोर प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम इंडिया। विद दैट हम ले रहे हैं एक ब्रेक। विल सी यू अक्रॉस। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर ले आए हैं हम। मुल्क भर में आटे की कीमतों ने नई उड़ान भर ली है। बुनियादी ज़रूरत भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ शहरों में 20 किलो आटे की थैले की कीमत में 200 रुपये तक का इजाफा कर दिया। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, दीगर शहरों में कीमतों के बढ़ते तूफान ने घरेलू बजट को मजीद हिला के रख दिया है। कराची में आटा मुल्क भर में सबसे ज़्यादा महंगा हो चुका है, जहां 20 किलो थैला जो है वो 2500 रुपये का मिल रहा है, जबकि कम आमदनी वाले तबके के लिए रोज़मर्रा खुराक का इंतज़ाम भी एक बड़ा
चैलेंज बनता जा रहा है। इसी पर बात करते हैं। पहले तो रुक कर लेते हैं हैदराबाद का, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक तो ओपन मार्केट यानी अनाज मंडी में गंदम की कीमत 4,000 रुपये मन होने पर आटे की कीमत अब 20 रुपये किलो इजाफा हुआ है। इसी पर बात कर लेते हैं। इरफान नराई हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें अपडेट कर रहे हैं हैदराबाद से। इरफान, बताइएगा क्या सूरत हाल है आटे की कीमतों की उधर हैदराबाद में? जी, गंदम की ताज़ा फसल इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। सरकार 3500 रुपये मन खरीद रही है, मगर ओपन मार्केट में जो चक्की मालकान हैं या जो फ्लोर मिल मालकान हैं उनको 4,000 रुपये मन में दस्तयाब है। इसके बराह रास्त असरात जो हैं वो आटे पर आ रहे हैं, और आटे जो 110 रुपये किलो थी अब 130 रुपये किलो हो गई है, और जो आम ख़रीदार है वो परेशानी का शिकार है। और इसमें फूड डिपार्टमेंट का कहीं कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा है, और बराह रास्त आटे की कीमतें एक बार फिर ऊपर आसमान की जानिब जा रही हैं। और जो आम ख़रीदने वाला है, जो रोज़मर्रा का 1 किलो 2 किलो आटा ख़रीदने वाला है, वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। मज़दूर तबके की परेशानी अपनी जगह, मगर आटा चक्की मालकान की परेशानी अपनी जगह। हम उनसे बात करते हैं क्या वजह है कि आटे की कीमतें दोबारा ऊपर जा रही हैं। जी, अभी जैसे आपने बताया कि बिल्कुल अभी जो है एक नई गंदम उतरी है, और गंदम उतरते ही जो है गंदम के मन जो है 500 से 600 रुपये मन इजाफा हो गया है। सरकारी जो रेट है गंदम का वो 3500 रुपये मन है, लेकिन ओपन मार्केट में जब हम ख़रीदार करने जा रहे हैं तो 4,000 बल्कि 4,100-200 रुपये मन मिल रही है, तो सीधा 1 किलो 100 रुपये से ऊपर पड़ रही है। अभी कुछ सरकारी गोदामों से कुछ नहीं आ नहीं, सरकारी अभी गंदम जो है ख़रीदारी का टाइम है। इनिशियली जो ख़रीदारी करती है 6 महीने बाद, फिर जो है गंदम जब स्टोर हो जाती है गोदामों में, फिर उसके बाद ओपन मार्केट के बजाय हम फिर सरकार से गंदम खरीदते हैं। तो आम आदमी का क्या कहना है कीमत ऊपर गया? इसमें यही है कि आम आदमी को जाहिर सी बात है वो शदीद दुश्वारी का सामना हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ हालिया दिनों पहले जब हमें 3500 से भी कम गंदम मिल रही थी, तो आटा जो 110 रुपये आम से उसके रेंज में था, और वो ले जा रहा था 10 किलो 1100 का था। अब जो है 4,000 रुपये मन गंदम हो गई, तो जाहिर सी बात है अब आटे के जो है 130 रुपये पड़ रहा है, 1300 का 10 किलो हो गया। और इसमें जो है ज़्यादातर ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई, आप हैदराबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अब ज़रा मुल्तान का रुख कर लेते हैं, और मुल्तान में सिचुएशन क्या है, यहाँ पे कितनी कीमतें बढ़ी हैं, ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल अंबर से जानते हैं। जी जावेद, बताइए। जी बिल्कुल, हालिया महंगाई की वजह से गरीब और मुतवस्सित तबका इंतहाई परेशान दिखाई देता है। अगर मैं आटे की कीमतों के हवाले से बात करूँ तो मुल्तान में भी आटे की कीमतों में 5 से 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। नहीं चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो आटा है वो कहीं पर 115 रुपये फ़ी किलो है, कहीं 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन शहरी जो है उनका यही कहना है कि आटे की कीमतें जो है बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ शहरी मौजूद उनसे बात करते जी, क्या कहना चाहेंगे, आटा इस वक्त कैसे मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? आटा इस टाइम भाईजान महंगा मिल रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है आटा सस्ता किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए। ठीक है, जिस तरह पिछले साल गंदम का कुछ रेट डाउन था तो उस तरह सबको रिलीफ मिला हुआ था। अब की बार गंदम का रेट तेज़ है, जिसकी वजह से आटा महंगा मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस महकमे की तरफ देखें। गवर्नमेंट को चाहिए कि गंदम जो है इसके मामले में सोचा जाए, इसको कुछ रेट अच्छा किया जाए इसका, जिसकी वजह से जो है ये आटा सस्ता हो। और इस तरह पेट्रोल जो है ये भी महंगा है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ रियायत दी जाए आवाम को। गरीब आवाम पेट्रोल डलवाए, आटा ले, सब चीज़ मुश्किल हो रही है। जी बहुत शुक्रिया। शहरी यहाँ मौजूद है, उनका यही कहना है कि आटा जो है वो महंगा है। इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज़ महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से गरीब आदमी की मुश्किलात में। इसकी डिटेल्स देने के लिए अब मज़ीद भी बात कर लेते हैं। साबिक चेयरमैन फार्मर एसोसिएशन आसिम रज़ा साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम साहब, पहले तो जाहिर है एक आम सा सवाल है कि बुनियादी वजह क्या है इस वक्त गंदम की महंगाई की? देखिए, इस तरह है कि नई फसल आई है, और हमेशा हर साल अप्रैल तक गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट जो हैं वो रिलीजेस करते हैं टू फ्लोर मिल्स। इस दफ़ा रिलीजेस हो रही थी 3,000 रुपया फी मन के हिसाब से, और नई जो क्रॉप की खरीदारी है और जो इंडिकेटिव प्राइस दी थी गवर्नमेंट, जितने प्रोविंसेस हैं सब ने वो दी थी 3500 रुपया। अब 3,000 से 3500 रुपये की तरफ जब ओपन मार्केट जाएगी तो इसका मतलब है कि 250 रुपया फी 20 किलो मिनिमम राइज आएगा प्राइस के अंदर। और आपने देखा कि जिस तरह सिंध के अंदर आपको रिपोर्ट हो रही थी 4,000 रुपया फी मन,
और इसी तरह अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 3600, 3800 और पिंडी में 3900 रुपया गंदम का रेट है। तो ये बेसिक वजह है प्राइस में जो राइज आया। अच्छा, नॉर्मली अगर हम देखते थे तो जो रिलीज होती थी वो हायर साइड पे होती थी, जब नई फसल आती थी क्रॉप का रेट कम हो जाता था। जी। पिछले साल आप देखें कि सरकारी रेट 3900 रुपया था कि खरीदारी होगी, लेकिन खरीदारी नहीं हुई, मार्केट चली गई 2000 तक, काश्तकार का नुकसान हुआ। लेकिन आटे की प्राइसेस भी 1300 पे चली गई थी। तो इस दफा ओपन मार्केट में जब खरीदारी थी तो वो 3500 की थी, और उस 3500 की वजह से ये प्राइस में थोड़ा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है टिकट। तो सर, क्या हम आने वाले वक्तों में इस कीमत में मज़ीद बढ़ोतरी एक्सपेक्ट करें? ये सवाल मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि फ्यूल प्राइसेस अब मतलब हमें तो नहीं नज़र आ रही कि ये जो कशीदगी है ईरान, अमेरिका, इसराइल, वो कम होती नज़र आए और उस पर फिर तेल की कीमतें कम होती नज़र आएँ। तो ये भी एक फैक्टर है और आने वाले दिनों में मज़ीद कीमतें बढ़ सकती हैं क्या? देखिए, अभी तो बिल्कुल नई क्रॉप आई है, और नई क्रॉप जब आई है तो उस टाइम अगर ये प्राइसेस ये हैं तो डेफिनेटली जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसके साथ साथ आपका इजाफा होगा। लेकिन कल हुकूमत पंजाब ने एक बहुत अच्छा इकदाम किया कि उन्होंने बिफोर टाइम असेस करते हुए अपना सिफारिश कल प्राइम मिनिस्टर के लिए बनाई है कि गंदम इंपोर्ट की जाए, और होपफुली गंदम की इंपोर्ट से ये ठहराव आएगा। अदरवाइज तो मार्केट के अंदर डे बाय डे प्राइसेस बढ़ने का अंदेशा है। अच्छा, आसिफ साहब ये बताइएगा, थोड़े टाइम पहले तक आपने भी देखा हो किसान एहतजाज पे जा रहे थे, उनको गंदम के रेट वो मिलते नहीं हैं जो वो मांग रहे होते हैं, और उनका मुतालबा था कि अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ बंद ना हो जाए तो फिर बेहतर होगा कि गंदम की जो रेट उनको दिए जाते हैं वो बेहतर हो जाए। ऐसे में अब ये प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, क्या इम्पैक्ट है इसका? देखिए, जैसे ही नई क्रॉप आई थी तो उस टाइम गंदम गीली थी और खरीदार नहीं था, तो उस टाइम पे 3031 रुपया गंदम बिकी, 2-4 दिन 6 दिन कह लें आप। लेकिन जैसे ही माल गंदम खुश्क हुई और उसके फौरी बाद से प्राइसेस ऊपर चली गई, और अब फील्ड में कहीं भी जो सरकार ने इंडिकेटिव प्राइस दी थी 3500 खरीदारी के लिए, जो एग्रीगेटर खरीद भी रहे हैं, उससे कम प्राइस नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो एग्रीगेटर्स गंदम खरीद रहे हैं, गंदम मिल नहीं रही 3500 के अच्छा। अंदर। प्राइसेस 3500 भी से भी ज्यादा हैं फील्ड के अंदर। और आगे जिस तरह आपने जंग की बात की तो उसकी वजह से डीजल की प्राइसेस में खासा राइज आ गया हुआ है पिछले कुछ टाइम की निस्बत। तो उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं। राइट, गंदम बट अगर पीछे फील्ड में 3500 भी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट होके आगे जब आती है तो बहुत महंगी हो जाती है। सही। एक बिफोर हम इस पे ज़रा वेदर का इफेक्ट भी देख लें कि उसकी वजह से कितनी महंगी हुई है। आप इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, अक्सर हम यही देखते हैं कि गंदम महंगी हो जाती है, बताया जाता है कि जी पीछे से सप्लाई नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, बाहर से मंगा ली जाती है, बाद में पता चलता है कि जी ज़ख़ीरे के ज़ख़ीरे पड़े हुए थे गंदम के। तो इसको मेक श्योर कर लिया गया है सरकार की जानिब से? देखिए, पिछले साल जिस तरह नया क्रॉप आई थी तो 50 से 55 लाख टन गंदम पड़ी हुई थी फूड डिपार्टमेंट पंजाब, सिंध और पासको और केपीके के पास। जी। इस साल की जो सूरत हाल है, सिंध के पास भी गंदम लाख 1.5 लाख टन है टोटल। अच्छा। पंजाब के पास नील है। पासको के पास 20-21 लाख टन, उसमें से 3 लाख अगर इम्पोर्टेड निकाल दें तो 18 लाख टन कंज्यूमेबल है। तो इस तरह हमारे पास सिर्फ कैरी फॉरवर्ड जो सा है वो 18 लाख टन का है। और जो क्रॉप हुई है उसमें मौसमी असरात के बायस और जो डिफरेंस आया है वो आप समझ लें 15% शॉर्टफॉल है, ओके। क्योंकि ग्रेन जो है वो लाइट वेट हो गया है। और अगर ये बारिशें ना होती तो हेल्दी ग्रेन रहता तो उससे हमारा शॉर्टफॉल ना आता। अब ये 15% का जो शॉर्टफॉल है, जी। इसकी वजह से अगर हम 3 करोड़ टन को एवरेज कर लें गंदम को, तो इसका मतलब 45 लाख टन का शॉर्टफॉल आया। तो अगर 20 लाख टन हमारे पास पड़ी हुई है तो 25 से 30 लाख टन की मिनिमम ज़रूरत होगी हमें अगले साल में गंदम को पूरा करने के लिए, जो लोकल हमारी ज़रूरत है। तो यही ओके। वजह है कि हुकूमत पंजाब ने अपनी सिफारिश बना के पंजाब ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल कर दी है कि इंपोर्ट होनी चाहिए, और ये वफाक को लेटर एक आधे दिन में चला जाएगा, जिसके बाद इंपोर्ट के ऑर्डर्स प्लेस होंगे और प्राइवेट सेक्टर में गंदम इंपोर्ट होगी। अच्छा,
ठीक है। अब अगर आप हमें ये भी बता सकें कि वेदर का आप कह रहे हैं बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से भी बड़ा फ़र्क पड़ गया है, 15% कम है। तो ये जो बारिशें, तो ये जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं, ये तो हमने करना है अभी। तो क्या अब एक्शन लिया जा रहा है इसके लिए कि ये जो शॉर्टेज है, हर साल हमें उसका सामना ना करना पड़े? देखिए, या तो कोई ऐसा सीड बनाया जाए कि जिसकी आने का टाइम डिफरेंट हो। पिछले साल बारिशें नहीं हुई तो हमारे पास बहुत अच्छा अपना पर एकड़ यील्ड भी आई और ग्रेन साइज बहुत अच्छा था। लेकिन उससे पिछले सालों में भी हम देखते रहे हैं कि हमें बारिशों की वजह से ये प्रॉब्लम आती रही है। अब बारिशें उस टाइम होती हैं पिछले 5, 7, 8 सालों से, पिछले साल को अगर छोड़ दें, तो जिस टाइम पे बिल्कुल हमारी फसल तैयार खड़ी होती है। तो जब फसल तैयार होती है उस टाइम बारिश हो जाती है। एक तो गंदम का दाना जो है वो डिस्कलर हो जाता है। सेकंड, वो अपना वेट, जो उसका हेल्दीनेस है, वो लूज कर देता है। तो इसलिए या तो हमें कुछ ऐसा हो कि 15 दिन पहले 1 मार्च तक हमारी सारी फसल आ जाए, तो 1 अप्रैल तक, जिस तरह सिंध की आती है, इस तरह थोड़ी सी अर्ली क्रॉप कोई सोइंग हो और नया सीड बने। नहीं तो फिर इस चीज को तो हमें फेस करना पड़ेगा जिस तरह पिछले सालों से हम करते आए हैं। तो फिर तो इम्पोर्ट का जो है वो शेयर हुआ करेगा हमारी लोकल कंजम्पशन में, या फिर देर काश रुकना पड़े। हाँ, एक बात है, पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव चूंकि नया रकबा अपना वो तैयार कर रहे हैं और उनका टारगेट है कि अगले साल तक 10 लाख टन जो सा है वो हम प्रोड्यूस करेंगे नए रकबे पे। तो उसके ऐड होने से हमें इफेक्ट आएगा, वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम रज़ा साहब आपके वक्त के लिए। देखना ये है कि हुकूमत फौरी तौर पर क्या एक्शन ले रही है इस गंदम की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए, और ये जो शॉर्टेज है जिसके बाद इंपोर्ट की बातें हो रही हैं, क्या उससे प्राइसेस नीचे आ भी पाएंगी या नहीं। वेल, हम ले रहे हैं इसके साथ ही यहाँ पे ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। अब ज़रा बात कर लेते हैं मौसम की, जो कि मज़ीद सख्त से सख्तर होता जा रहा है। गर्मी ने मुल्क भर में पंजे गाड़ लिए हैं और महकमा मौसमियात ने तो बेशतर इलाकों में शदीद गर्म और खुश्क मौसम की पेशगोई कर दी है और ख़बरदार किया है कि जनूबी पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान हो, ये सब हीट वेव जैसी सूरत हाल की लपेट में रहेंगे। कराची में समंदरी हवाएं रुकने से गर्मी की शिद्दत गैर मामूली हद तक बढ़ चुकी है। दर्जा हरारत 42 डिग्री से तजावुज़ कर गया है, जबकि महसूस होने वाली जो गर्मी है वो 45 डिग्री पहुंच गई है। शहरियों के लिए बाहर निकलना एक आजमाइश बनता जा रहा है और अंदरूनी सिंध में सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक है, जहाँ जेकबाबाद, नवाबशाह, दादू और हैदराबाद जैसे शहर इस वक्त 46 डिग्री से ज़ायद दर्जा हरारत से गुजर रहे हैं और इसी वजह से उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। अब ऐसे में वो तमाम तर ख़ास तौर पे जो वर्क फोर्स है, जो बाहर मजबूर है काम करने के लिए, मज़दूर तबका है, वो इस गर्मी को, इसके असर को ज़ाइल करने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। तो खैरपुर आपको लेके चलते हैं। खैरपुर में तो वैसे कहा जाता है गर्मी इसलिए भी वहाँ के लिए अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पे जो खजूर की फसल है वो गर्मी में ही पकती है, लेकिन बाकी मजदूर जो हैं वो किस तरीके से दे आर बीटिंग द हीट, बात करते हैं अपने नुमाइंदे गुलामुल्लाह सयाल से। जी गुलामुल्लाह सयाल, बताइए। आज बिल्कुल खैरपुर समेत अंदरूनी सिंध के इलाकों में जो है मौसम जो है आज गर्म और खुश्क रहेगा। दिन की औकात में तेज़ धूप होगी। यहाँ पर जो है शिद्दत में इजाफे के साथ ही यहाँ पर खैरपुर में लोगों ने जो है मुख्तलिफ जो है यहाँ पर स्टॉल्स का रुख कर लिया है। कोई गन्ने के जूस का इस्तेमाल कर रहा है तो कोई मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल कर रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे आज जो है मौसम गर्म। हाँ जी, बिल्कुल शिद्दत की गर्मी है, लोग परेशान हैं, सड़कों वीरान हो गई हैं और लोगों जो है गन्ने के जूस के ऊपर डेरे डाले हुए हैं। लोग बाहर निकलने से मजबूर हो चुके हैं। मजदूर तबका जो है वो तो बिल्कुल परेशानी दिखाई दे रहा है गर्मी की शिद्दत की वजह से। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है खैरपुर समेत अंदरूनी सिंध में जो है शदीद गर्मी पाई जा रही है। ताहम खैरपुर के शहरी जो हैं गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो है मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो है मशरूबात इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई गन्ने का जूस पी रहा है, कोई फालसे का जूस पी रहा है। तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है यहाँ पर जो है पानी के यहाँ पर जो स्टॉल हैं और जूस के स्टॉल लगाए गए हैं। ताहम खैरपुर में जो शहरी हैं इस वक्त जो है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ये जो नेचुरल कुदरती जूस है वो बिल्कुल ठीक है। गुलामुल्लाह सयाल, आप इस हवाले से आए थे खैरपुर से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
वेल, बीटिंग द हीट अच्छा तरीका ये है। उमड़ आए हैं लोग, हर कोई कह रहा है उन्हें भी गन्ने का जूस पीना है, देन लॉट ऑफ पीपल। बट खैर बहरहाल जहाँ से पिएं अच्छे स्टॉल से पिएं, अपना ख्याल भी रखें क्योंकि कॉलरा और बहुत सारी बीमारियाँ हीट को मारने के चक्कर में हो जाती हैं। तो अपना ख्याल रखें, घर से तभी निकलें जब ज़रूरत है, अदरवाइज स्टे होम। वेल, मजीद एडवाइजरी क्या है ये आपके साथ शेयर करते हैं। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अंजुम साहब, क्या खबर है गर्मी कम होने की, और अगर किसी शहर में है कम होने की तो बता दीजिए। प्रिया, देखें कल और परसों कराची वालों ने एक दो गर्म तरीन दिन देखे, ताहम आज से इसमें सब्सिडेशन है। इस वक्त भी जो है वो दर्जा हरारत तकरीबन 36 तक तो पहुंच गया है, ताहम समंदरी हवाएं जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो गई हैं और तवक्को इस बात की है कि आज दर्जा हरारत 38 या 39 तक जा सकता है। कल से मजीद इसमें सब्सिडेशन होगी और अगला पूरा वीक जो है वो कराची का दर्जा हरारत नॉर्मल रहेगा। लाइकवाइज अगर हम सिंध की भी बात करते हैं तो सिंध में भी आने वाले 2 रोज़ जो हैं वो तकरीबन नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से रहेंगे, क्योंकि आजकल जो सिंध के अक्सर शहरों के जो दर्जा हरारत का एवरेज है वो 40 से लेकर 44 के दरमियान में है और यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। ताहम 7 तारीख से एक मरतबा फिर सिंध के अक्सर शहरों में जो है वो हीट वेव के इम्कानात बनते हुए नजर आ रहे हैं। कल सुना लाहौर में बारिश हुई है, तो वहाँ की क्या अपडेट्स है सर? सॉरी, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पाया। लाहौर में बारिश हुई है, उसकी क्या अपडेट्स हैं? देखिए जी, मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासिर कर रहा था, जो कि आज तकरीबन ऑलमोस्ट मुल्क से निकल चुका है और अब आने वाले 2 से 4 रोज़ जो हैं वो तकरीबन मुल्क के अक्सर इलाकों में खुश्क रहेंगे। ताहम इंतहाई शुमारी इलाकों में जो जैसे गिलगित बल्तिस्तान के चंद एक मकामात पर बारिश हो सकती है। इसके बाद एक और कमज़ोर सिलसिला जो है वो 11 से 13 तारीख के दौरान जो है मुल्क के भलाई इलाकों को मुतासिर करेगा। ताहम उसका इम्पैक्ट जो है सदर्न पार्ट्स पर नहीं हो। सही है। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि अपर एरियाज़ पे क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में? क्या बारिशें वहाँ भी मुतवक्के हैं? और एक चीज़ थोड़ी सी आगे के लिए, क्या प्री मॉनसून फिर से हम अर्ली एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपर एरियाज़ में दिस ईयर? देखें, ये प्री मानसून या मानसून के बारे में कहना अभी तक कबलज़ वक्त है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो इस वक्त मई, जून और जुलाई की जो फोरकास्ट इशू की है उसके मुताबिक पाकिस्तान भर में जो है वो मामूल से कम बारिशें नज़र आ रही हैं इन 3 महीनों के दौरान, जबकि मई के दौरान जो है वो तवक्को है कि कुछ इलाकों में मामूल के मुताबिक बारिशें ज़रूर हो जाएंगी। तवक्को इस बात की है कि मई के आखिर में एक अच्छा बारिश बरसाने वाला सिलसिला बिल्कुल एंड में या स्टार्ट ऑफ जून मुल्क के अक्सर इलाकों को मुतासिर कर सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट सदर्न पार्ट्स पे क्या होगा ये अभी कहना कबल वक्त होगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुल्क के बालाई इलाकों में फिलवक्त कोई शदीद गर्मी के इम्कानात फिलवक्त मौजूद नहीं हैं, ताहम सिंध और जनूबी पंजाब में आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो। और ये आने वाले दिन अगर हम ईद तक जाएं अंजुम नज़ीर साहब, ऑल्दो महीने से कम का वक्त रह गया है, लेकिन इस बार बकरीद जो है उस पर भी हम गर्मी ही एक्सपेक्ट करें शदीद? जी बिल्कुल, देखें ईद जो है एक्सपेक्टेड जो है एंड ऑफ मई है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो मई तो वैसे ही गर्म होता है, तो गर्मी तो बिल्कुल होगी। ओके, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। और एक अच्छी चीज़ जो कि आज है वो ये, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द वेदर अपडेट, तो इस वक्त 39 तक तो पहुंच गया है, लेकिन कल के बनस्बत आज डाउन द डे हम देख रहे हैं कि ये कम होता जाएगा। 38, फिर 1 बजे तक 38, फिर 3 बजे 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बस ये कि कराची में हवाएं चलें, फिर जितना भी सेंटीग्रेड हो। वही तो अंजुम साहब कह रहे हैं कि आज और कल टेम्परेचर नीचे है, लेकिन 7 तारीख से फिर ऊपर की जानिब जाने का इम्कान है। वेल, हम ये कह रहे हैं कि जिन दिन कम है गर्मी, कम से कम समंदरी हवाएं ज़रूर बहाल रहें, ताकि कराची वाले अगर दिन में गर्मी से गुजर रहे हैं तो रात में तो उनके लिए मौसम थोड़ा ठंडा हो सके। वेल, कौन है जो इस गर्मी से मुतासर नहीं हो रहा? इससे पहले भी ताजिर बिरादरी अपना शिकवा कर चुकी है कि भाई जब गर्मी बढ़ती चली जाती है, लोड शेडिंग होती है और दिन में तो गर्मी हो ही रही होती है, लेकिन उसकी वजह से कस्टमर आता नहीं, कस्टमर शाम में ही मार्केट्स का रुख करता है। तो ऐसे में क्या गवर्नमेंट उनका इस मुतालबे की सुनवाई करने जा रही है या नहीं करने जा रही कि ये जो ताजिर बिरादरी का मुतालबा है कि किसी तरह से ये जो स्मार्ट लॉक डाउन है इसमें थोड़ी सी आसानी उनके लिए कर दी जाए, शाम देर तक दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी जाए, ताकि ये गर्मी का वक्त जो है जहाँ वैसे ही लोग नहीं आते हैं, दुकानों का रुख नहीं करते हैं, उनके लिए थोड़ी आसानी पैदा हो जाए। कटिंग इट शॉर्ट, ताजिर बिरादरी ये कहती है कि जो महदूद कारोबारी औकात हैं, वो जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे ताजिर हैं,
और रोज़ाना की आमदन पर इन्हिसार करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये थोड़ा सख्त इक़दाम है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं रिजवान इरफान साहब, आप सदर हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से मेरा पहला सवाल यही है कि कारोबारी अथरात पे क्या इसके असरात पड़ रहे हैं इनिशियली, ज़रा ये तो बताइए। कारोबारी असरात जो हैं वो बड़े मनफी रहे। आप समझ सकते हैं कि जो एक तो हमारे यहाँ जो टाइमिंग जो है 9 बजे तक रखी गई थी, उससे जो है और इस गर्मी के सीज़न में आप समझ सकते हैं कि जो कारोबारी जो टाइमिंग है वो बड़ी कम थी। उसमें जो लोगों का जो है वो मार्केटों में जो आमदोरफ्त थी वो बहुत ही महदूद थी। 4 से 5 घंटे में जो है लोग कारोबार नहीं कर पा रहे थे और तो तकरीबन आप समझते हैं जो गर्मी है उसमें जो है काफ़ी लोगों का जो है वो नुकसान भी हुआ। इसमें जो हमारे किराएदार थे लोग और जो बेचारे जो है किराए पे दुकानें जिनकी थी वो किराया निकालना बड़ा मुश्किल हो गया और लोड शेडिंग इसमें इजाफा हुआ। इसके अलावा महंगाई में इजाफा किया, पेट्रोल जो है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, उसमें अखराजात उनके बढ़ रहे हैं। वजह यह है कि अखराजात बढ़ गए और आमदनी कम हो गई, जिसकी वजह से जो है काफ़ी जो है लोगों को जो है नुकसान इसमें हुआ। ठीक है, तो आपने हुकूमत से अपील की है स्मार्ट लॉकडाउन की जो औकात है उसको तब्दील करने के लिए। आप क्या कह रहे हैं हुकूमत, क्या ये जो आपकी अपील है इसको सुन सकती है? नई तजवीज़ के मुताबिक क्या टाइमिंग्स चेंज हो सकती है? देखिए, हमें ग्राउंड रियलिटी की उसके मुतालिक बात करनी होगी। जो पहले जो है हालात, मौसमी हालात बड़े बेहतर थे, लेकिन अब जो सीज़न जो हीट वेव के सीज़न आया, गर्मी शुरू हुई, इसके बाद जो है कारोबारी जो है औकात कार कम हुए, लोगों का जो है मार्केट में आना जो है वो टाइमिंग जो है कम हुई। उसकी वजह से हमने ये बात की। उस वक्त भी सरकार ने जो है हमसे 8 बजे तक का टाइम कहा था, हमने उसको बढ़ा के जो है 9 बजे किया था। तो हम इसीलिए कहते हैं कि और अब लॉकडाउन की जो सिलसिला जो है वो रहा नहीं, क्योंकि आपने हर चीज़ महंगी की, पेट्रोल भी महंगा किया, बिजली भी महंगी की, लोड शेडिंग भी की। तो उस हिसाब से जो है आवाम को जो है कोई रिलीफ नहीं मिला। अगर आवाम को रिलीफ मिलता तो जो है आवाम जो है वो कहती है भाई हम लॉकडाउन जो है इसमें जो है वो जो है बेहतरी के आएंगे, लेकिन सरकार ने जो है कोई भी जो है ऐसी कोई काम नहीं किया जिससे जो है आवाम को रिलीफ होता और इस लॉकडाउन के जो है वो बेहतर नतीजे निकलते। अच्छा, आपका ये भी मौक़िफ़ है रिजवान साहब कि 10 कर दिए जाएँ औकात कार 9 के बजाय, क्योंकि 9 है अभी, 9 बजे बंदिश का वक्त है, तो 1 घंटा आगे बढ़ने से फ़ायदा हो जाएगा? देखिए, 1 घंटे से फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे 6 बजे जो कस्टमर आ रहा है, 6 से 4 घंटे में जो है वो थोड़े कारोबार की जो है बेहतरी होगी। क्योंकि अब 6 बजे अगर आता है तो 3 घंटे तक जो है कारोबार करना मुश्किल होता है। 1-2 घंटे अगर बढ़ाते हैं उसमें तकरीबन 10 से 10:30 बजे तक मार्केट बंद होती है। और अभी कस्टमर का फ़्लो भी यही है कि भाई कि जो है तकरीबन कोई आप 6 बजे आए तो उनको कस्टमर को लेते और आप समझ सकते हैं ट्रैफिक का निज़ाम जो है उससे बड़ा परेशान हो रहे हैं लोग, उस पर तकलीफ आ रही है। और इसके अलावा आगे आप समझ सकते हैं ईद आ रही है, ईद का सीज़न है, लोग जो है अपना जो है कारोबार करते हैं और ये ईद का सीज़न में जो है तो सरकार को हमने इसीलिए दरख्वास्त की है कि इसमें रिलीफ दिया, या तो आप लॉकडाउन ख़त्म कर दें, क्योंकि इसके अलावा अब जो आपकी जंगी हालात हैं वो भी बेहतर हुए हैं और जो है आगे जो है वो बेहतरी की जो है वो दिख रही है चीज़ें। तो इसके सिलसिले में जो है हमने दरख्वास्त यही सरकार से की है कि भाई इसमें जो है 10 बजे तक का टाइम रखें, या तो 10 बजे का, वरना जो है ये लॉकडाउन में जो है अब लॉकडाउन की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मज़ीद क्या तजावीज़ हैं आपकी स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से? स्मार्ट लॉकडाउन की जो है मुझे ये मैं आपको बताऊं कि स्मार्ट लॉकडाउन तजावीज़ इसलिए दी गई थी कि हम लोग बिजली की बचत करें, पेट्रोल की बचत करें, लेकिन बिजली तो आप दे ही नहीं रहे, पेट्रोल जो है आप महंगा कर रहे हैं, तो किस तरह जो है आवाम को फ़ायदा होगा? आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं दे रहे ना आप, और महदूद वक्त कर रहे हैं आप। इस महदूद में उन लोगों के खर्चे निकालना बड़ा मुश्किल हो गया, उन लोगों का कारोबार करना मुश्किल हो गया है, उन लोगों का किराया निकालना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए हमने जो फैसले करने होंगे, इससे कोई फैसले नहीं करूँ जिससे आवाम को तकलीफ़ हो, जिससे कारोबारी लोगों को तकलीफ़ हो। ऐसे फैसले किए जाएँ जो आवाम के लिए भी बेहतर हो और मुल्क के लिए भी बेहतर हो। ठीक है, रिजवान इरफान साहब के साथ आप मौजूद थे और ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे कि क्या मुश्किलात हैं
इस स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से तजवीज़ आपने ये भी दी कि 1 घंटा अगर बढ़ा दिया जाए तो लोग शायद मज़ीद आके अपने जो शॉपिंग वगैरह है वो मामला निपटा सके। वेल, देखते हैं कि हुकूमत इसमें मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ आ रही है फैसल, वो ये कि अब ईद आ रही है, मंडियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। मंडियाँ तो रात गए तक लगी रहती है, अब क्या उसके ऊपर भी रूल्स अप्लाई होंगे या नहीं अप्लाई होंगे, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी। विद दैट वी आर टेकिंग अ ब्रेक, सी यू अक्रॉस। एक और बहुत ही अहम मामला जो कि बात करनी जिस पर बहुत ज़रूरी है, और वह है सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों अगवा किए गए ऑयल टैंकर MT Honor 25 पर मौजूद पाकिस्तानी अमले की बात। इनकी सलामती अब बड़ा सवाल बन गई है और 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इसके बावजूद यरग़माल पाकिस्तानियों की जो रिहाई है अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी है। बिल्कुल, जहाँ पर बताया जा रहा है कि खुराक की किल्लत भी है और मुय्यरा तशद्दुद भी किया जा रहा है, और ये भी इतलात आ रही है कि खुराक की कमी के साथ अब बीमारियाँ भी फूट पड़ी हैं, जिसकी वजह से लोगों का इलाज होना, अंदर से उनका हालात पता चलना कि क्या सूरत हाल है, ये बहुत ही ज़रूरी है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान जो है वो दुहाइयाँ दे रहे हैं, बच्चे अपील कर रहे हैं अपने वालिद के लिए कि कब उनके घर वालों को बाजियाब कराया जाएगा, अपने भाइयों के लिए। और इस पर पाकिस्तानी जो हुकूमत है, दफ्तर ख़ारजा है, पाकिस्तान नेवी है, बैनुल अक़वामी सफारती चैनल्स हैं, वो मुतहर्रिक हैं, जबकि जो सोमाली हुकाम है और इस पर इंतज़ामिया है वो मुसलसल जो है राबते जारी रखे हुए है, और तमाम जो कौम है उसकी नज़रें भी लगी हुई हैं कि इन लोगों को किस तरह से रिकवर किया जा सकता है और इनको बाजियाब कराया जा सकता है। उम्मीदें तो सारी यही है कि इनको वतन वापस लाया जाए। तो आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और इस सिचुएशन से वो पहले भी नमरदाज़मा हो चुके हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अंसार बरनी साहब, जो कि समाजी रहनुमा हैं, दर्द दिल रखते हैं। अंसार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अंसार साहब, इस कौम पे एक वक्त पहले भी आया था और उस वक्त साबिक़ गवर्नर इशरतुल इबाद के टाइम पे भी इसी तरह का एक सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों कैप्टन समेत यरग़माल हुए थे पाकिस्तानी, उनको वापस लाने में आपका कलीदी किरदार रहा है। आप बताइए सर, इस बार क्या सिचुएशन है? 2 हफ्ते गुजर गए हैं, आपकी बात भी हुई है, क्या कहते हैं ये लोग और क्या इनके लिए इक़दामात किए जा रहे हैं? देखें, थैंक यू वेरी मच, आपने इस इशू को उठाया। पहले तो राब्ता नहीं था, शिप के ऊपर कोई राब्ता नहीं था, बात नहीं हो रही थी, हमें पता नहीं था वो लोग किस हाल में हैं, पाकिस्तानी किस हाल में हैं, दीगर गैर मुल्की किस हाल में हैं और बाकी क्या सूरत है, कुछ पता नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने और शाहीन बर्नी ने फिर राब्ते के लिए कोशिशें शुरू की, और जब कोशिशें शुरू की तो हमारा राब्ता पायरेट से हो गया। और उससे हमने खुल के बात की। हमने कहा व्हाट इज योर डिमांड, तो उन्होंने कहा आई वुड लाइक टू टॉक टू योर कंट्री गवर्नमेंट। तो अब हमारे लिए मसला ये हो रहा था कि हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि उसने राब्ता किया है और वो राब्ते में है उनके साथ, और वहाँ से पायरेट्स हमें कह रहे हैं कि हमारे से गवर्नमेंट राब्ता नहीं कर रही है, और जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। पहले सबसे बड़ा मसला तो भूख का होता है जी। अब 2 वीक हो गए हैं, जाहिर है कि खाना कितने दिन चलेगा। और मुझे जो बताया गया है वो ये बताया गया है पायरेट्स जो हैं उनको, वो भी वही खाना खा रहे हैं जो इनका शिप पे जो लोग हैं क्रू मेंबर्स उनका था। तो अब वो कितना खाना होगा कि जो इतने सारे लोग खा रहे होंगे। उसके बाद फिर पता चला है कि 2 लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो उनकी दवा जो है वो फ्रिज में रखी जाती है, लेकिन अब इतने दिन से शिप खड़ा हुआ है तो फ्रिज भी जाहिर है बंद होने जा रहा है। तो अगर वो बंद हो गया, दवा नहीं हुई, तो फिर तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। तो अब हम पायरेट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी जो भी डिमांड हो वो आप बताएं ताकि हम उसको लेके आगे चलें। तो वो सिर्फ अभी तक एक ही बात कर रहे हैं कि वो बात करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए मेरी कोशिश भी हो रही है कि अगर वो बात करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनसे बात करे। अगर कहीं मेरी जरूरत है तो मैं सराखों पे हाजिर हूँ,
इसमें किसी के नंबर बनने की बात नहीं है। अगर ये सब वापस आ गए तो अल्लाह हमसे राजी होगा। मेरी कोशिश तो यही है कि अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए। अंसार साहब तो जी अंसार साहब जब इब्तदाई तौर पर हमारी बात हो रही थी विक्टिम्स की फैमिली से, तो उन्होंने बताया, कुछ उन्होंने रकम भी कोट की कि पायरेट्स ने उनसे भी बात की है और मुतालबा किया है, नंबर भी सामने आया था। तो कोई इस तरह की बात आपसे भी की गई है? कोई रैंसम मांगा जा रहा है इन लोगों के लिए? बिल्कुल नहीं। मुझसे सिर्फ जो बात उनकी चल रही है वो ये है कि एक तो वो टेक केयर करें हमारे जो पाकिस्तानी हैं, बल्कि दीगर जो भी कैदी बने हुए हैं उन सब का टेक केयर करें, और हम उसके लिए फिर उनके लिए जो भी कर सकेंगे वो ज़रूर करेंगे। दूसरा ये कि कोई ऐसी पैसे की बात हुई नहीं है, मुझसे तो कम से कम नहीं हुई, ना मेरे इदारे के साथ हुई। अगर किसी के साथ हुई है तो वो मुझे भी बता दे, मैं भी फिर राब्ता करूं और पूछूं कि भाई क्या बात हुई है। तो इसमें कई चीजें ऐसी हैं, हमें ये भी ख्याल रखना पड़ रहा है कि हमारी जबान से कोई ऐसी बात ना चली जाए। मसलन हम कह उन्होंने 70 मिलियन मांगे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उन्हें मैसेज भेज रहे हैं कि इतने मांग लो। मैं सॉरी टू से ये कहने पे हक बजा नहीं दूंगा कि अगर हम ये बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उनको बता रहे हैं कि ये मांगो। बिल्कुल नहीं मांगे, बिल्कुल नहीं मांगे। मेरे इल्म तक कोई उन्होंने पैसे नहीं मांगे, कुछ नहीं। लेकिन बात यह है कि उन्होंने हाईजैक किया है, तो मकासद तो यही होंगे ना कि कुछ मिलेगा। ये अपनी बात है। देखिए ना, अगर वो उठाकर ले गए हैं और उन्होंने उनको कैद किया हुआ है, उनको डरा रहे, धमका रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है? उन्हें कुछ चाहिए, लेकिन हम क्यों अपनी जबान से कहें कि तुम्हें क्या चाहिए या तुम क्या चाहते हो? तो हम इस पे अब कोशिश कर रहे हैं, हम उनके साथ राब्ते में हैं। और सबसे बड़ी चीज कि फैमिली का राब्ता हो गया। एक पाकिस्तानी से हमारी बात भी हो गई जो शिप पे हैं, तो हमें ये तसल्ली हो गई कि सब खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। अब भूख का, पानी का और दवाओं का मसला है। मैं आप सबके जरिए दुआ के लिए अल्लाह से कहूँगा कि अल्लाह पाक कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि पानी, खाना उनको किसी तरीके से मुहैया मिल जाए, और उनकी तो रिहाई के लिए हम दुआगो हैं। अच्छा अंसार साहब, क्योंकि पहले भी आप इस तरह की एक कोशिश में अपना हिस्सा डाल चुके हैं, जब बात ये होती है कि हुकूमत से राब्ता नहीं हो रहा या हुकूमत से राब्ते करने की बात होती है, तो किस लेवल पे एंगेजमेंट होती है? ये फॉरेन अफेयर्स के लेवल पे होती है या कौन इनसे राब्ता करता है? एक तो ये, और कुछ आप बताना चाहेंगे इससे पहले, क्योंकि इससे पहले भी सोमाली कज़ाकों ने, अब मुझे याद पड़ रहा है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2004 था, 5 था या 6 था, मुझे याद नहीं पड़ रहा, जब इरशाद लिबाद के टेन्योर के अंडर एक शिप को अगवा किया गया था वहाँ पे, और उनके फिर आपने उनके साथ मिलके, कैप्टन वसीम थे गालबन जिनको वापसी जिनकी हुई थी, थोड़ा सा उसको भी हमें बताइएगा। जी देखिए, अभी तो जो सबसे बड़ी हमारी कोशिश है वो ये है कि इन लोगों को खाना और पानी मिल जाए, और उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें बताएं कि वो क्या चाहते हैं, उन्होंने क्यों हाईजैक किया है इस शिप को। और जो पायलट है हमारी, उससे भी बात हो गई, ये एक बड़ी बात है। और हमने उससे कहा कि हम हाउ डू वी नो कि यू आर द रियल पायलट्स, तो हमने उसको कहा कि हमें कोई सबूत भेजो। तो उन्होंने हमें पिक्चर्स भेजी हैं, और उसके अलावा जो कई चीज़ें उन्होंने हमसे शेयर की हैं, जो कल हमने फैमिली को बुला के उनको दिखा दी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग सब खैरियत से हैं, और अल्लाह करे खैरियत से साथ खैरियत के अपने वतन वापस पहुँचें। जहाँ तक पहले की बात थी उसमें ये था कि सब ऑनलाइन थे, सब ऑन बोर्ड थे। अब ये है कि बात बात की बोलियां हैं, गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, हम कुछ और कह रहे हैं। हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि हमें बताया गया है कि उनको कोई राब्ता नहीं किया जा रहा, कोई राब्ता नहीं किया गया। गवर्नमेंट कह रही है कि उसने राब्ता किया है। अब दोनों में कोई एक झूठ बोल रहा है, लेकिन हम किसी को अभी कुछ कह नहीं सकते तावक्त कि हमारे लोग साथ खैरियत के वतन वापस ना आ जाएं। उसके बाद फिर सबसे हिसाब किताब चुका लिया जाएगा कि कौन कितना पाकिस्तान से मुखलिस है। वक्त कम है और मैं कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन जानना ये चाहते हैं कि आम तौर पर जो पायरेट्स होते हैं वो क्या कोई खाना अगर उनको पहुंचा दिया जाए किसी छोटी बोट के ज़रिए, मेक श्योर कर लिया जाए कि किसी किस्म का उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा ताकि लोगों का ख्याल हो सके
क्या ये कोई पॉसिबिलिटी बनती है? जी जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए वो ये चाहेंगे, जो पहला भी हमारा तजुर्बा है, कि वो उस कंट्री की गवर्नमेंट से बात करें और वो कंट्री की गवर्नमेंट उनको यकीन दहानी कराए कि उस जो बोट वो भेज रहे हैं उसमें क्या चीज़ है और किस तरीके से पायरेट्स को दी जाएगी। लेकिन ये पायरेट्स कह रहा हूँ मैं, जो वहाँ पे कैदी हैं हमारे पाकिस्तानी और दीगर मुल्कों के हॉस्टेजेस, तो अगर ये यकीन दहानी करा दी जाए पाकिस्तान की तरफ से कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उनको नुकसान पहुंचाए, या हमें तो अपने लोगों की ज़िंदगी बचानी है और उनको वापस वतन लाना है, तो अगर ये भी गवर्नमेंट कर दे तो आई विल बी ग्रेटफुल। और मैं एक बात और कह दूं कि अगर कहीं मेरी ज़रूरत है गवर्नमेंट को, कहीं किसी जगह कोई नंबर की बात नहीं है कि किसको क्या नंबर मिल रहे हैं, जहां ज़रूरत है मैं सर दर्द के साथ हाजिर हूँ। जो ज़रूरत होगी मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, और जो मेरा तजुर्बा है या जो मेरी अब तक की राब्ते हैं गवर्नमेंट के साथ या पायरेट्स के साथ, और इंटरनेशनली भी हमने कई मुल्कों में राब्ता कायम किया है, तो उसके अंदर भी अगर मेरी कहीं ज़रूरत है तो मैं सराखों पे। और क्या गवर्नर हाउस की तरफ से कोई राब्ता हुआ है? क्योंकि जो अहले खाना थे उनको इस हॉस्टेज सिचुएशन के 1-2 दिन बाद बुलाया तो गया था, उसके बाद से कोई राब्ता वहाँ से हुआ है? नहीं जी, किसी से कोई, मेरे ख्याल है कि सब बहुत बिजी हैं, तो वो बिजी हैं, हमसे जो काम अल्लाह ने लेना है वो लेता रहे। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को बाजियाब कराया जा सके। अंसार साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, आपकी काविशों के लिए भी बहुत शुक्रिया। सर कोशिशें रंग ले आएँ और मौजूद जो फंसे पाकिस्तानी हैं और दीगर मुल्कों के भी जो लोग हैं जो होस्टेज हैं, ना सिर्फ उन तक खुराक पहुँचे बल्कि वो अपने प्यारों से जल्द मिल सके। इसी दुआ के साथ यहाँ पर ले रहे हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कह रहे हैं कि जंग जैसे ही ख़त्म होगी फ़ौरन से ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगी। बहरहाल जंग अभी जारी है और जंग जब तक जारी है तो ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी। हम सब सुबह से यही बात करें कि खलीज में जो एक कशीदगी बढ़ रही है, मज़ीद हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात की जो ऑयल प्लांट है उस पर जो ड्रोन हमला हुआ है उसके बाद उसके असरात आने ही थे और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत अचानक से अब एक बार फिर से आसमान से बातें करने लगी। आसमान से बातें कर रही थी, अब और ऊपर कोई आसमान है तो वहाँ तक चली गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत जो है एक झटके में $120 फी बैरल के करीब पहुँच गई है और दुनिया भर की तवानाई मंडियों में एक बेचैनी फैल गई है। जी हाँ, माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में किसी भी सिक्योरिटी ख़तरे या अस्करी कशीदगी का बराह रास्त असर जो है वो तेल, गैस और आलमी तजारती निज़ाम पे पड़ता है। राइट नाउ अगर हम बात करें तो इस वक्त WTI जो है वो $104.5 फ़ी बैरल। हाँ, ये ज़रूर है कि वो -1.79% नीचे आया है। ब्रेंट क्रूड भी जो है -0.7% नीचे आया है, लेकिन अगर आप प्राइस देखें तो इट्स $113.6 बैरल, बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। सो देयर यू गो सादिया साहब, लेट्स प्रे एंड होप। एंड दीस प्राइसेस आर गोइंग टू गो हाई एंड हाई जब तक कि ये वॉर नहीं खत्म होता है, उम्मीद ही कर सकते हैं। वेल, अब वक्त आ गया है कि हम अपने हीरो पाकिस्तान को आपके साथ इंट्रोड्यूस कराएं। पाकिस्तानी टेनिस के लिए एक तारीखी लम्हा हुआ उस वक्त जब कौमी खिलाड़ी मोहम्मद शोएब ने ITF फ्यूचर्स टाइटल अपने नाम कर लिया। इस्लामाबाद में खेले गए सनसनीखेज फाइनल में मोहम्मद शोएब ने रूस के निकिता यानिन को शिकस्त दी है और ये कामयाबी इसलिए भी अनोखी है क्योंकि इससे पहले 20 साल पहले ये शर्फ पाकिस्तान को हासिल हुआ था कि अपने मुल्क में हमारा ही अपना एक पाकिस्तानी प्लेयर जो है, टेनिस प्लेयर जो है, इस एजाज़ को हासिल करे। इससे पहले अकील खान ये टाइटल अपने नाम कर चुके हैं और अब मोहम्मद शोएब ने एक तारीख रकम की है। वंडरफुल मोमेंट फॉर पाकिस्तान। एहसान उल हक इस जीत पे बहुत खुश थे और ये जो हम मंजर देख रहे हैं कि जो आखिरी अनफोर्स्ड एरर हुआ निकिता की जानिब से, उसके बाद शोएब जो थे वो सजदे में चले गए और आज मोहम्मद शोएब ITF फ्यूचर्स चैंपियन हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको फॉर विनिंग द थिंग। कैसा फील कर रहे हैं चैंपियन बनने पे? अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू सो मच। काफ़ी जो है ना मतलब कि प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि सब ने मुझे काफ़ी जो है ना विशेस भेजे और सब ने जो है ना मुझे बहुत जो है ना अच्छा वो जो कहते हैं ना कि बहुत मतलब मुझसे ज़्यादा वो लोग खुश है, पाकिस्तानी खुश है, मेरे फैमिली खुश है और मेरा फेडरेशन खुश है।
राइट। आमतौर पर जब इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं तो एक प्रेशर तो रहता है शुएब, उसकी वजह ये होती है, हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि इनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी, इनके पास अच्छे कोर्ट्स होंगे, अच्छे कोचेज़ होंगे, स्कूल लेवल से ही बहुत अच्छा सीखते हुए आ रहे होंगे, मुकाबले भी इनके पहले इंटरनेशनल प्लेयर से शुरू हो जाते हैं। तो कितना प्रेशर था आप पर निकिता का सामना करते हुए? काफ़ी मुश्किल था जी। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे जो कोचेस थे, वो मुझे यही बता रहे थे, क्योंकि मेरी अभी इंटरनेशनल कोई रैंकिंग नहीं है और उसकी जो है ना इंटरनेशनल रैंकिंग थी, और आई थिंक अभी रिसेंटली वो इतना खेल के आ रहा था, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो होम ग्राउंड से और जो हमारे लेजेंड्स है सामुल हक कुरैशी और अकील खान, इन लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और मुझे जो है मेरी गलतियाँ थी वो मुझे बताते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने उनकी जो वो गलतियाँ वो मुझे बता दी और मैं ठीक कर और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जो है ना टाइटल नसीब। शुएब, आपने एहसाम की बात की। एहसामुल हक कुरैशी पाकिस्तान के सिर्फ टेनिस लेजेंड नहीं है, बल्कि वो लेजेंड से भी हमारे लिए तो बढ़ के, क्योंकि एक बंदा अब अपना वक्त टेनिस को दे रहा है पाकिस्तान के। मुझे थोड़ा बताएं, एहसाम के आने के बाद पाकिस्तान के टेनिस सर्किट में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं? जी, जैसे कि एहसाम भाई जब से प्रेसिडेंट बने हुए हैं, तो आई थिंक वो पूरे जो है ना जो हमारा फेडरेशन का वो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। सब प्लेयर्स जो है काफ़ी खुश है, क्योंकि हमारे लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स बाहर खेलना बहुत नामुमकिन बात है, क्योंकि बाहर हमारे लिए स्पॉन्सर, फिर उसके लिए हमें स्पॉन्सर चाहिए होते हैं, जो हमारे पास अभी स्पॉन्सर्स भी नहीं है। लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह एहसाम भी आया हुआ है, तो हम जो है ना एक से बढ़ के एक बड़ा टूर्नामेंट करा रहे थे और इंटरनेशनल जो टेनिस है वो वापस पाकिस्तान लेके आए। सही। एहसाम की जो लास्ट प्रेसर थी उसमें उन्होंने कहा था, अकील से भी बात हुई, उन्होंने कहा था कि हम इंटरनेशनल कोचेस के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो यंग प्लेयर्स हैं उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर यूँ भी हासिल हो जाए कि कोचेस यहाँ पाकिस्तान आ सके। तो ऐसी कोई सूरत हाल बनी है? मुझे लगता है कि हमें जो है ना बाहर के कोचेस की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास एहसाम भाई और अकील भाई है, हमें इनको ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यही लेजेंड्स है। हम इसी से सीखेंगे और इसी से जाके और आगे जाएंगे। तो अभी तो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया कि हम कोई कोच को बुला रहे हैं, और इंशाल्लाह अभी तक हम एहसाम भाई और अकील भाई से सीख रहे हैं और हमारे रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मज़ीद इन्हीं से सीखते रहेंगे। अच्छा शुएब, पाकिस्तान में टेनिस कोर्ट पे टैलेंट हमारा कैसा है? हम देखते हैं कि एहसाम और अकील के बाद एक लंबा पीरियड आया है, उसके बीच में भी हालांकि सीनियर्स और जूनियर्स जो है वो अच्छा करते रहे हैं, बट हमारा टैलेंट कैसा है और क्या फ्यूचर आप इसका एक्सपेक्ट करते हैं? हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अंडर 12, अंडर 14, 16, अंडर 18 सारे जो टाइटल्स होते हैं इंटरनेशनल, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास जो है वो आ रहे हैं। तो यही है कि अभी जो नेक्स्ट फ्यूचर है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे और जो अंडर 14 और 16 है वो और मेहनत करे और जो है ना पाकिस्तान शुएब एक दो नाम तो ज़रा लें, ताकि हम अब अपने व्यूअर्स को भी बता सकें कि बस अब और बहुत सारे टेनिस प्लेयर्स एहसाम ने और अकील भाई ने और बाकी फेडरेशन के लोगों ने तैयार किए हैं। मेंस के जो अभी हमारे पास रिसेंटली जो पाकिस्तानी टीम जो डबल का टाइटल जीते हैं, जिसके साथ मैं खुद भी डबल खेलता हूँ, मुज़म्मिल मुर्तज़ा, वो जो है ना वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अभी डेविस कप में भी अपने दोनों मैचेस जीत गया था। तो आबिद अकबर जो हमारा नेक्स्ट जो उसका पार्टनर था वो जीता, और इसी तरह हमारे पास जो है बरकतुल्लाह वो जाके डबल का रनर अप रहा। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, और इसी तरह जूनियर्स में मिकाइल अली बेग वो जो है ITF जूनियर जीत रहे हैं, अबू बकर तला वो ITF जूनियर जीत रहे हैं। तो ये कि हमारे पास काफ़ी सारा टैलेंट है, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा स्पॉन्सर्स मिल जाए तो मुझे लगता है कि ये और भी हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा करेंगे। राइट, क्रिकेट से आगे मैदान और भी हैं और यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया शुएब, आपके वक्त की सारी आपको ढेरों दुआएं और मुबारकबाद जीतने के लिए ITF का ये टाइटल। केवल इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।